हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में। तो अभी आपका चल रहा है ग्रुप डी की सीरीज। उसमें आपकी 11 ऑफ अक्टूबर के तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 7 ऑफ अक्टूबर उससे पहले वाला एग्जाम था, तो उसकी थर्ड शिफ्ट हम आपके आगे लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास में बने रहिएगा। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको दे रखा है यदि u प्लस बी आपको माइनस के 2 दे रखा है और यू स्क्र प्लस बी स्क्र आपको 16 दे रखा है, तो आपको u माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, आप देखोगे कि जब भी आपसे कुछ पूछा गया हो पहले आप उसको तोड़ लो, मतलब उसको देखो कि उसमें देखो इस सब में क्या होगा। एक टर्म ऐसी आएगी जो आपको नहीं पता है, जो आपको इन दोनों का यूज करके निकालनी होगी। ये होता है इस क्वेश्चन का लॉजिक। ठीक है, ये क्वेश्चन का करने का तरीका होता है। जैसे आप अगर इसको देखो तो आप कहोगे देखो यू स्क्र ये हो जाएगा बी स्क्र, ये हो जाएगा माइनस 2uv। तो आप देख सकते हो कि यू स्क्र प्लस बी स्क्र ये तो है ही। अब आपको 2u भी निकालना है। ये निकालना था आपको। निकालना तो मतलब सारा ही है, लेकिन अब इसकी मदद से निकलेगा वो। जैसे कि आपने कहा कि u प्लस बी है आपके पास, माइनस का 2 है, तो आपने कहा कि अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आने वाला है यू स्क्वायर, यहां से आने वाला है वी स्क्वायर, ये हो जाने वाला है 2uv और ये होने वाला है 4। तो आपको पता है कि ये तो आपका 16 है, ये हो जाएगा प्लस का 2uv और ये हो जाएगा 4। तो 2uv की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का 12। 16 इधर साइड आएगा तो नेगेटिव होके आएगा और 4 आपका पॉजिटिव है तो माइनस के 12 आने वाली है। हमने 2uv क्यों रखा? क्योंकि देखो हमें वहां सिर्फ हमें सीधे सीधे 2uv की वैल्यू पूछी हुई थी, तो 2 का भाग देके u भी निकालो, फिर वहां जाके 2 का मल्टीप्लाई करो। कोई औचित्य नहीं बनता है इस चीज का। तो आप देखोगे कि इसकी जगह तो हम 16 लिखेंगे, सीधे सीधे माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस का 12 लिखेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, 6 7 8, ये हो जाएगा 28। तो 28 आपका आंसर आ चुका है। तो 28 आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको दे रखा है 47। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 6627। ठीक है, तो आपको पूछा गया है तो दोनों में बड़ी संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप दो नंबर का रेशियो लिखते हो, सपोज ए और बी होते हैं, तो तब ये जब रेशियो के टर्म में होती है तो आपको पता है सहभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटा जो निकल के आता है नंबर है। अगर रेशियो में है तो आपको पता है सहभाज्य है। और उन दोनों नंबर के साथ जब आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको नंबर निकल के आते हैं। क्लियर होता है आपको? आपने कहा कि देखो ए के साथ अगर मैं 47 का मल्टीप्लाई कर दूं और मैं बी के साथ भी 47 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को पता है ये दो मेरी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। चलो इनका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको दिया गया है 6627 दे रखा है, यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा है 6627। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए, जो आपके पास 47 है, अब इसका 2 बार आया है, तो आपको पता है कि यहाँ से ए बी तो करोगे करोगे, और 47 का मल्टीप्लाई करोगे तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि 50 के आसपास का नंबर है 47, और 50 से 3 कम है, तो आपको 25 से 3 कम करना पड़ेगा। तो आप कहोगे वो हो जाएगा हमारे पास 22। अब आपने क्योंकि 3 कम किया है तो आपने कहा कि जब 3 कम कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर करोगे, आप 0 9 लिखोगे। 0 क्यों लगाया? क्योंकि एक नंबर था। अगर यही 4 होता, जैसे कि आपके पास होता 46, अगर आपको 46 का करना होता तो देखो 25 से, अब 50 से ये है 4 कम, तो 25 से 4 कम यानी कि 21 आ जाता। 4 है तो यहाँ 16 आ जाता, तो 2116 आ जाता। लेकिन यहाँ पर है क्योंकि 3 का है तो 2209 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर है तो 0 लगा दिया, ये समझाना था। ठीक है, अब आपने कहा कि देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि 2209 आ जाएगा। अगर ये 2209 आ जाएगा तो आप कहोगे कि 6627 जो है इसके नीचे कर दो, 2209 का डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा आप बताइए? 3 से देखो, 9 का पहले अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो 3 9 30 27 7 आता है पीछे, तो 3 से जाएगा। तो देखो बाकी देख लो एक बार, 27 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आपको पता है ये 3 बार चला जाएगा। तो यानी कि ए बी की जो ए और बी का मल्टीप्लाई है वो 3 आना चाहिए। तो आप कहोगे एक एक हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से रहेंगे, इनका एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि दोनों नंबर मिल जाएंगे। पर उसने बोला है
कि आपको क्या बताना है, बड़ा नंबर बताना है। क्या बताना है आपको, बड़ा नंबर बताना है। बड़ा नंबर कैसे बताओगे, इसका मतलब है चाहे ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो, उसने ये नहीं कहा कि पहला नंबर दूसरा नंबर, बड़ा नंबर। यानी कि सपोज इस 3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा और 47 में करना पड़ेगा, क्योंकि एससीएफ है वो। तो 7 21 का 1 और 2 और 3 चौक 12 13 14, तो 141 आपका आंसर आ जाएगा। तो 141 आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 141 ही है, तो आपका आंसर 141 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप, देखिए आपके पास है यदि 8 अनुपात 9 समानुपात 24 अनुपात y है तो y का मान आपको बताना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है सबसे इजी होते हैं, और आप देख रहे हो कि ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम है ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो 2 क्वेश्चंस मिलेंगे या 1 क्वेश्चन मिलेगा। अब तक की 3 शिफ्ट मान लो, ये चौथी शिफ्ट मान लो, या आगे की आप शिफ्ट देख लेना, ये क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है। बाकी है कुछ नहीं। आपको पता है कि जैसे 8/9 हो जाता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बताया जा रहा है, ये 24 और ये y हो जाता है, ये होता है, इसकी जगह इक्वल लग जाता है, बट्टे अनुपात में है तो अनुपात में। तो 8 × 24 और 3 27, तो y अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा तो 9 × 27 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 27 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 27 हो जाएगी। तो अब या तो इसको इस तरीके से कर सकते थे, या आप कैसे कर सकते थे कि हमें पता है कि बाहर बाहर का अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, तो 8 × y होता है और आप कहोगे 9 × 24 होता है। तो 8 से सीधे सीधे 3 बार गया तो बाई जो है 9 × 27 आ जाएगा। यही है आंसर, यही है आंसर, 27 है। टिक और लगा लो, बाकी अपने आप पिंक हो रहा है तो लगा हुआ है टिक ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखो ये आपको सरल करने के लिए दिया हुआ है। मेनली इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं एक साइन का मतलब साइन को गलत कर दोगे, ये होता है इनमें। जो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत एरर बनती है, बाकी आप स्मार्ट हो, आपसे शायद इतना भी नहीं बनता हो, हम जैसे लोगों से शायद बन जाते हो, गलतियां हो जाती होंगी। मतलब समझ रहे हो, ये क्या होता है, साइन की ही मल्टीप्लाई में आपसे गड़बड़ हो जाती है जब भी होती है, अदरवाइज नहीं होती। देखो अच्छे से करते हैं, देखो आप कराइए साथ में। 4 - 5 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहां तक क्या बना है आपका, क्या बना है आपका, यहां तक क्या बना है, देखो मैं भूल गई। माइनस का 1 प्लस का 1 3 4 माइनस का 4, तो 3 - 4 ये आ जाता है आपके बड़े वाले ब्रैकेट में। और आपके पास क्या है, -2 माइनस, ये इस तरीके से है। क्लियर है आपको? तो आपने कहा यहां से बनेगा -1, ये -2, और माइनस का आपको मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, क्योंकि इससे 3 से माइनस का 4 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का 1 तो माइनस का 2 प्लस 1, यानी कि माइनस का 1 आपका रह जाएगा। ये हो जाता है आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है आपको, माइनस का 1 रह जाता है तो यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक डिब्बे में 10 20 और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3 5 7। क्या दे रखा है, 3 5 7। तो डिब्बे में कुल नगद राशि आपकी दे रखी है 3360। तो आपको बताना है कि डिब्बे में जो 20 के नोट थे ना वो कितने थे, 20 के नोटों की संख्या बतानी है। देखिए आप एक चीज देखिए, आपको आपने बचपन में ऐसा देखा होगा कि हम जो पैसे रखते थे वो गुल्लक में रखते थे, डिब्बा यानी कि गुल्लक मान लो। अच्छा, अब आप नोटिस करते हो कि अब आप कहीं भी नहीं रख रहे हो, मतलब ना गुल्लक है ना डिब्बा है ना पर्स है इवन। अब आपके पास क्या है, आपके पास फोन में पेटीएम और ये सब चल रहे हैं, फोन पे। तो आप इनमें ही पैसे आप अपने रखते हो, इनमें ही पैसे आप अपने रखते हो। तो ये बचपन की यादें दिलाती हैं चीजें। मैं जैसे कि मैं गुल्लक लेके आती थी, और मेरे पास जब 2 नोट भी होते थे मैं उनको डालती थी और तुरंत फिर मैं गुल्लक को फोड़ती थी, और जितने की गुल्लक होती थी उतने के ही उसमें पैसे होते थे, और तब तक वो गुल्लक टूट भी चुकी होती थी। तो इतना ज्यादा मतलब पेशेंस नहीं था बिल्कुल भी चीजों का, पैसों का तो बिल्कुल ही नहीं था बचपन में। और अभी अभी किसी चीज का मन नहीं करता, जैसे कि कुछ बिस्किट वगैरह आते थे उसको खाने का कितना शौक था। गुड्डे में भी गुड्डे आए थे, और जब बचपन में नहीं मिलते थे और जब पैसे मिलते थे तो या तो गुड्डे खाने होते थे या रिश्तेदारों के रखे होते थे, उनका बहुत दिमाग लगता था कि ज्यादा ना खा ले। और अभी कितने भी रखे हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे लगता है वक्त का जो चेंज आया है ना आपका, वो बहुत बड़ा चेंज है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जीना भूल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम खाना भूल रहे हैं या फिर वैल्यू भूल रहे हैं चीजों की। पहले वैल्यू होती थी चीजों की बहुत ज्यादा, जो कि अभी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है। मतलब खुशी नहीं मिल रही है, चीजें हैं तुम्हारे पास फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है। जैसे कि कॉफी है हमारे हाथ में, हम पी नहीं पा रहे। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप देखिए,
आपके पास डिब्बे में 10, 20 और 50 के नोट है, तो आपने कहा कि देखो यहाँ पे लिखो 10, यहाँ लिखो 20 और यहाँ लिखो 50। ठीक है, ये नोट है आपके। तो ये क्या है, टाइप ऑफ करेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 के रेशियो में है, ये 5 के रेशियो में है, ये 7 के रेशियो में है। तो एक्स और लगा लो, क्योंकि हमें आगे चल के क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसमें एक्स और लगा लिया। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपको फुल पैसे दे रखे हैं। ये क्या है, टाइप है, तो ये नंबर है। ठीक है, नंबर है। तो आपने कहा 3 के 10, 10 के 3, तो ये हो जाएगा 30x हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10, 100x हो जाएगा। यहाँ 5 7 35 50 ये हो जाएगा, ये सब एक्स आ जाएंगे। अब आपने कहा कि ये टोटल मिलके, ये सारा टोटल मिलके आपका बन रहा है 3360, यहां तक है। आपने कहा 3 और 4 और 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, तो 480 आ गया आपका। 480 एक्स आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3360। ठीक है, 3360, हाँ 3360 हो जाएगा। अब आपने कहा कि देखो 0 से 0 कट जाएगा, और आपके पास जो x है वो 336/48 आ रहा है। तो आपने कहा कि देखो 4 से करोगे, सबसे पहले 4 को लोगे तो 4 और 32, 8 बार मतलब जा सकता है, और 8 8 64 4 होता है, तो 8 से नहीं जा रहा है। 8 से एक पहला देखोगे, 8 7 56, पीछे 6 आना चाहिए, इसमें पीछे 6 आ रहा है, तो 48 का 6 बार चला जाएगा। बाकी आप देखो 48 का, तो 48 का 6 में जाएगा, यहाँ 6 लिखोगे तो यानी कि 8 छिंग 48, 8 छिंग, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 7 बार जाएगा। क्या जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 8 7 56 का 6 5, और 4 7 28 29, और 29 30 31 32 33, तो ठीक है 7 बार जा रहा है आपका, ये 7 बार जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि 20 के नोटों की संख्या क्या होगी, तो 20 के नोटों की संख्या क्या है आपकी, 5x है। तो यानी कि 5x कैसे लिखोगे, 5 और 7, तो ये हो जाएगा 35। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 35 हो जाएगी। यानी कि जो 20 के नोट हैं वो कितने हैं आपके नंबर में, 35 है। कितने हैं, 35 है। तो जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाता है। देखिए 11 से 13 अंकों वाली एक संख्या है आपकी, जो कि है 3 4 5 8 7 6 2 3 4 1 x 9 8, ये है आपका नंबर है। ये विभाज्य है आपका 11 से। ये अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना होगा। तो आप एक चीज देखिए, आपके पास देखो 11 से विभाज्य के लिए आप क्या करते हो, एक नंबर छोड़ के जोड़ना होता है सबको, एक एक नंबर छोड़ के। ये x है और ये 8 है। तो आप कहोगे 5 6 7 8, 8 और 7, 7 दूनी 14 15, और 16 17 18 19 20 21, 21 और x और 8, 21 और 8 ये हो जाएगा 29 प्लस x। माइनस करोगे आप, 8 9 10 11 12 12 12 और 6 18 19 20 21 22, और 22 और 8 आपका, 22 और 8 जो कि हमने कर दिया गलत। देखो 8 9 10 11 12 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 और 9, 22 और 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 31। तो 31 आपका ये हो गया, और बराबर आपका 0 हो जाता है। तो आपने कहा कि x 29 30 31, x माइनस 2 बराबर आपका 0 आ रहा है। तो x आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2 आ गई है। x की वैल्यू क्या है आपकी, 2। तो क्लियर हो जाता है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण है 12 और 16। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको बतानी है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बतानी है आपको। देखिए समचतुर्भुज बना लो पहले, ये रहा, फिल कर लो। ठीक है, अब इसकी बनानी है आपको डायगोनल। ये है आपके पास समचतुर्भुज, उसमें आपकी जो डायगोनल है 12 और 16 है। समचतुर्भुज की भुजा बतानी है, सपोज ये बताना है आपको। ये है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी।
ये है आपका ओ। ओ आपको दिखेगा नहीं, ये हो जाता है आपका ओ। आपने कहा कि अगर 12 बिकड़ एक 12 है तो आधा आधा होता है, यानी कि यहाँ रह जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का रह जाएगा। और आपने कहा अगर ये 16 है, दूसरा वाला अगर 16 होगा तो यहाँ आधा रहेगा तो 8 रह जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, अब एक बात बताइए, आपको मिल गया 6 और आपको मिल गया 8, तो आपको यहाँ नहीं पता क्या होगा, लेकिन आप इसको करोगे 2 3 6 और 2 चौके 8, और यहाँ पे आएगा आपका 3 4 5। आपको पता है ट्रिपलेट है 3 4 5 का, ट्रिपलेट है। तो जब ये दोनों आपको ट्रिपलेट के ऊपर ए 2 गुना बन गए, तो ये भी 5 का 2 गुना यानी कि 10 होगा, यानी कि 10 होगा। तो ये जो नंबर यहाँ नीचे आएगा ना, ट्रिपलेट से जो कड़ आएगा आपका, वो 10 आएगा। और इस तरीके से ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजा भी है, तो यही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा पूछी थी 10 है, आप कहोगे 10। और अगर इसका आपको परिमाप पूछे तो 10 गुणा 4 40 हो जाएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। क्लियर हो जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा दो अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दुगना है। ठीक है, तो आप कहोगे देखो, दहाई के स्थान पर आने वाला इकाई, दहाई के स्थान पर आने वाला अंक इकाई के अंक से दुगुना है, सारे ही दुगने हैं, यहां तक सही है। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दुगुना है यदि अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाएं, तो इस प्रकार बनी संख्या, बनी हुई बाद की संख्या मूल संख्या से 9 कम है, यानी कि छोटी है, 9 छोटी है बनी हुई संख्या। ठीक है, तो आपने कहा देखो ये 21 है, तो अगर इसको करोगे तो 12 बन जाएगी, परिवर्तन करोगे इसके अंकों का। ये 42 है तो ये 24 बन जाएगी, ये 12 है तो ये 21 बन जाएगी, ये 63 है तो ये 36 बन जाएगी। अच्छा, छोटी बन रही है सभी, ये तो बड़ी बन रही है 12 से 21, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये पहले ही कट चुका है। छोटी बननी चाहिए ना, जो नंबर है वो छोटा बनना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो किसका अंतर 9 आ रहा है, यानी कि 12 में अगर आप 9 जोड़ो तो 21 आ रहा है, ये 21 आ रहा है। आप इसको देखो, 9 जोड़ो तो 3 और 3 ये 33 आ रहा है, ये नहीं होगा। और इसमें 9 जोड़ोगे तो 5 और ये 45 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका बन रहा है। आपको सॉल्व नहीं करना था, ऑप्शन से ही जाना था। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से ही जाना है, बशर्ते दो चीजें आपको एक जैसे ऑप्शन ना मिल जाए। इसको आप देखते तो 12-21 आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकती थी 12 और 21 वाले में, लेकिन देखना क्या था कि जो बनी हुई संख्या है मूल संख्या से छोटी है। अगर वो छोटी है तो इस ये वाला जो आपका जो ऑप्शन थ्री था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपकी इक्वेशन को। क्लियर हो जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा देखिए, अब देखिए अच्छे से, नीचे दिए गए बार ग्राफ में हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली 3 विभिन्न कंपनियां हैं, हिमालय, ऑरिले और बोरोप्लस। ये 5 वर्षों में किए गए उत्पादन को दर्शाता है। 5 वर्ष में इन्होंने उत्पादन किए हैं अलग अलग। आपका क्या है, ये क्या है, हैंड सैनिटाइजर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि बाद में कि आपको बताना है कि 18 से 20 तक हिमालय कंपनी ने सैनिटाइजर उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। तो आपको बताना है, देखो ये ना येलो कलर का आपको नहीं दिख रहा होगा, जो येलो कलर का है स्टार्टिंग में जो पहले नंबर पे ग्राफ है वो आपका हिमालय का ही है। ठीक है, अगर ये आपका हिमालय का है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनका जो आपको दिख नहीं रहा नंबर, जैसे कि इसने बोला 18 से 20, 18 से 20 तो 18 पे आपका 40 है और 20 पर आपका 70 है। ठीक है, 18 से 20 हिमालय कंपनी में सैनिटाइजर उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी है। तो आपने कहा वृद्धि निकालने के लिए देखो 40 से कोई चीज 70 हो रही है, तो यानी कि 30 की वृद्धि हो रही है, 40 में हो रही है, परसेंटेज के लिए 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 4 से ये 25 और 25 75, 70 5 75 75%, 75% आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा है इसमें से द्विघात समीकरण है। तो देखो, द्विघात समीकरण के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए जिसमें आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की पावर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपने कहा कि देखो यहाँ एक्स क्यू बन जाएगी, एक्स क्यू खोलोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कि क्यू की टर्म आ जाएगी। ठीक है, क्यू की टर्म आ रही है तो ये वाला नहीं होगा और एक्स, ठीक है। दूसरा आप इसको देखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी निकलेगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा, पर बाद में कुछ चीजें आएंगी उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा मान लो। और आपको पता है कि अगर इक्वल के इधर उधर एक जैसे नंबर है वो कट ही जाएंगे, क्योंकि बाद में आगे तो आपको एक इक्वेशन बनानी है ना, तो आप इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे
तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे और बाद में कोई टर्म ऐसी है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आप देखो 3x स्क्वायर बाद में कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो आपको पता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगी, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं बनता। इसमें होता है आपका जैसे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस जो c होता है ना, वो a जो है वो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई, तो फिर कहाँ का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है कि ये भी नहीं होगा। अब बचा यही यही होना चाहिए, लेकिन आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर, इसके फॉर्मूले को खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 2x से 2x कट जाएगा, प्लस 1 और प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये हो जाता है। आप में एक्स स्क्वायर की टर्म बची हुई है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म बची हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको दे रखा है यदि ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, क्या है, एक दूसरे के समरूप है, तो ए बी बराबर 6 है, डी ई बराबर 8 है, ई एफ बराबर 10 है और एफ डी बराबर 14 है, तो आपको पूछा गया है कि ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो ए बी सी का परिमाप, तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, दो ट्राइंगल बनाइए, फिल कर दीजिए। ये दो ट्राइंगल हो गए आपके। सपोज ये है आपका ए बी, ये होता है आपका ए बी और सी, ये है आपका ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका डी ई और एफ, इस तरीके से हो जाते हैं। तो आपने कहा कि ए बी अगर आपका 6 है और डीई 8 है, डीई आपका 8 है, आपने कहा कि ई एफ हमारा 10 है, ई और एफ, ई एफ 10 है और एफ डी कितना है, एफ डी कितना है 14 है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सभी सेंटीमीटर लगा दो, ये सेंटीमीटर में है, तो आपका ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपको पूछा गया है कि आप ट्राइंगल एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए, ट्राइंगल एबीसी का परिमाप बताना है। तो आपको पता है कि ये बट्टे ये, इन दोनों का रेशियो और इनके बाद जो अल्टरनेट साइड आ रही है, जैसे कि ए बी और डीई, तो ए बी बट्टे डीई, फिर बी सी बट्टे ई एफ होना चाहिए, इस तरीके से होते हैं समरूप में। जैसे कि आपने कहा कि ए बी बट्टे आपका क्या होगा डीई बराबर हो जाएगा आपका ए बी बट्टे, अब मान लो आपने कहा एसी, आपने कहा एसी, तो आप कहोगे कि क्या होगा डीएफ, ये बराबर होंगे रेशियो। ठीक है, देख लो एक बार, डी और ये हुआ 10, ये हो गया एफ डी। ठीक है, तो आपने कहा ए बी और डी, तो ए बी अगर आपका 6 है और डी आपका कितना है, डी आपका 8 है, तो आपका ए सी कितना है, ए सी आपको पता नहीं, और डी एफ कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो आप कहोगे ये 2, ये 3 और ये 4, 3 4, और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 और 7। ठीक है, तो 7 से 21, या ये 21 होगा और ये 21, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 बचेगा, और ये क्या निकल के आएगा आपका एसी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये एसी, एसी निकल के आएगा, एसी निकल के आएगा ये, तो ये हो जाएगा 10.5, सॉल्व करने पर आया 10.5, एसी आया 10.5। ठीक है, अब आपने कहा कि देखो 3/4 था, यानी कि ये कितना 6/8 था, यानी कि 3/4, ये 3/4 बराबर होगा, आप तीसरी साइड के बराबर रख लो, यहां से आप रखो बीसी और यहां से आप रख लो क्या ईएफ, कितना है ईएफ, कितना है आपका ई और एफ, ई एफ आपका 10 है, ये रख लो सीधे सीधे 10। क्लियर है आपको। आपने क्या किया, जो एक जो रेशियो दे रखा था आपको, उस रेशियो के बराबर जो एक गिवन नहीं साइड थी वो, बट जो उसके साइड में ही उसके समरूप ही दूसरी साइड थी वो रखी, तो आपने निकाली 10.5। अब सेम आपको बीसी के साथ करना है कि बीसी क्या है आपका, बीसी ये है और बीसी के साइड ईएफ था, तो ईएफ को रख लिया, ईएफ का क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो आपने ये रखा। आप कहोगे 2 और ये 2 10,
5 15/2, तो ये आ जाएगा BC कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 आ जाएगा। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो अब आपकी तीनों साइड निकल चुकी है, तो अब हम इन सबको हटा सकते हैं। तीनों साइड आपने निकाल दी, क्लियर है, आपने तीनों साइड निकाल दी। अब आप कहोगे कि जोड़ के कितना बनेगा, आपको क्या पूछा है, परिमाप पूछा गया है। 10 और 17 और 5 और 5, 0.5 एक होता है, 18 हो जाएगा। 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 24। 24 है आपका आंसर। 24 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको दे रखे हैं आंकड़े, जिसमें है आपका 8.1, 4.2, 6.8, 9.9, 7.5, 11.2, 10.8, 13.5। आपको इसकी क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है। तो देखो, माध्यिका आपको बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। माध्यिका क्या होती है, उसे अरेंज करो, बीच का टर्म। और आपका माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ो, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये होता है आपका माध्य। तो आपको क्या पूछिए, माध्यिका। तो आपको पता है कि बीच का टर्म है, बीच का टर्म। तो एक काम करते हैं, यही लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, आप सहायता कीजिए इसको लिखने में। आप कहोगे कि देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 11 7 9 6 4 8 13, तो ये होगा 1 4। 5 है कहीं नहीं, 6 है 2, 6 के बाद 7 है 3, 8 है 8 8 4, 5, 8 के बाद 9 9 9 5, 9 के बाद 10 6, 10 के बाद 11 7, और ये हो जाएगा 8। 8 ही नंबर है टोटल, ठीक है। अब 8 प्लस 1 9, यानी कि 4.5, यानी कि 4 और 5 के बीच का नंबर होगा। 4 या 5 के बीच का नंबर कैसे होगा, ये वाला। तो आप कहोगे 8.1 प्लस 9.9 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 0.9, 9 दूनी 18, 18.0, ये हो जाएगा 9। 9 आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप कहोगे 9 ही आपका आंसर है, 9 ही आपका आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखो, आपको पता होना चाहिए, जैसे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे स्क्वायर है आपका, तो जब भी अंदर का ब्रैकेट से आप बाहर का मल्टीप्लाई करोगे, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ब्रैकेट में पावर्स का ऊपर मल्टीप्लाई होता है। क्लियर होगा आपको। जैसे कि आपने कहा कि देखो -3 है, तो सबसे पहले -3 का इस सब में होगा। तो आप कहोगे देखो, एक्स के साथ क्या होगा, -3, वाई के साथ क्या होगा, -6, जेड के साथ क्या होगा, -3। क्लियर है आपको। नीचे क्या है, वाई की पावर -3 ही है, यही रहेगा। अब इसका होल स्क्वायर जब आप करोगे, तो आप कहोगे एक्स के साथ -6, वाई के साथ -12, 6 दूनी 12, और जेड के साथ 3 दूनी 6। यहाँ वाई के साथ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो -6। अच्छा, कोई चीज माइनस का है नीचे, माइनस माइनस के 12 है, और ये वाई माइनस के क्या है आपका 6 है। तो वाई माइनस के 12 है ही, और वाई जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 होके जाएगा। तो -12 प्लस के 6 आपका आएगा वाई की पावर -6। क्लियर हो जाता है आपका। ऊपर अगर लेके गए तो वाई की पावर -6 बचेगा। समझने के लिए बताया है। देखो, आप देखिए, तो आप कहोगे एक्स की पावर -6 बची, वाई की पावर -6 बची, और जेड की पावर भी -6 बची। इसको अपॉन में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपके सारे आंसर देखो, x6 y6 z6 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आना चाहिए, ये नहीं होगा। आपने कहा कि ये देखो 6 18 6, ऐसा तो है ही नहीं। पावर सारी सेम ही निकली है ना हमारी, 6 6 6 निकली है तीनों सॉल्व करने के बाद। ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं है, तो यही बचा। अब ये क्या है, आप कहोगे ऐसा तो नहीं आ रहा, हमारा तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसको अगर अपॉन में ले जाओगे, मतलब नीचे ले जाओगे, तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे, x की पावर 6, y की पावर 6 और z की पावर 6। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दिया गया लाइन ग्राफ 4 कक्षाओं 1 2 3 और 4, इनमें लड़कियों की संख्या को दर्शा रहा है। नंबर क्या है, गर्ल्स के नंबर है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है, यदि कक्षा 1 2 3, आपको शायद दिखे ना, तो मैं बोल रही हूँ, आप अच्छे से सुनना बस। ओके, बाकी करना मेरे को है, मैं बता के ही करूंगी आपको। आपने कहा 1 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या इन्हीं कक्षाओं में लड़कियों की कुल संख्या से, लड़कियों की कुल संख्या से 27 अधिक है। पूछा क्या है, इन सभी कक्षाओं में 1 और 2 और 4, सभी में नहीं, 1 2 4 में लड़कों की संख्या आपको बतानी है, लड़कों की संख्या बतानी है। तो लड़कियों की संख्या से 27 अधिक तो है लड़के, पहले लड़कियों की संख्या लिख लो, फिर 27 जोड़ लो, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा लड़कियों की संख्या क्या है, देखो पहले एक में देखो, एक में है 24,
फिर आपने कहा कि 2 में जाओ, 2 में है आपकी 28 और चौथे में आना है आपका, फोर्थ में 18 है, तो ये है आपका 24, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 18 और फिर 27 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लड़कों की संख्या निकाल रहे हो, तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल रहे हो ना आप। देखो 7, देखो 8 आदमी 16, 17, 18, 19, 20 और 27 का 7, 2, 2 दूनी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97 आ जाएगा। तो 97 आ रहा है आपका आंसर, 97 आ रहा है आपका आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कितना 7,000 चुकाने पड़े। ऋण का मूल्य क्या था? देखो, जो पैसा उसने लिया था, उसने कहा देखो ब्याज उसने 7,000 की चुकाई है, और हम जो ब्याज निकालते हैं हम क्या करते हैं, टाइम का और जो रेट का मल्टीप्लाई करो तो वही ब्याज होती है, रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो आप क्या करोगे, 14 मल्टीप्लाई 5, ये 70% आ जाएगा। ठीक है, 70% आ जाएगा। तो आपने कहा कि आप बोल रहे हो 7,000, हम कह रहे हैं 70%। आपको मूलधन निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे कि देखो 7 से 7 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 10,000 बचेगा। कितना आपका 10,000। आपने क्या किया, जो आपका रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके आ रहा था वो 7,000 आप कह रहे हो कि ब्याज है, आप कह रहे हो कि उसने कहा 7,000 है, हमने कहा 70 है और निकालनी थी 100 की। तो जो वो कहता है और जो हम कहते हैं उसे नीचे लिखते हैं। मतलब उसने कहा 7,000, हमने कहा 70%। बोलने में थोड़ी दिक्कत, अच्छे से सुनो। तो ये हो जाएगा और आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। तो जो पैसे आपने लिए होंगे वो होंगे 10,000। क्लियर होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा टक सकते हो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना की हो, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि कैसे कौन सी टर्म कब उठानी है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, राजेश, राजेश और आयु। ठीक है, राजेश की आयु, बेटी की आयु, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की और राजेश की आयु की 3/4 है। तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है। यदि राजेश के पिता की आयु 60 है तो राजेश की बेटी की आयु आपको बतानी है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, पर देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि अगर उसने कहा है कि पिता की आयु 60 ईयर है, तो पिता की आयु, पिता और राजेश का जो रेशियो है सबसे पहले उसको ले लो, क्योंकि एग्जैक्ट तो एज पिता की दे रखी है ना, तो वहां से हम किसी एक की एज निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो, आपने कहा राजेश, यहां होते हैं उनके पिताजी, राजेश और पिताजी। राजेश आपने कहा, देखो राजेश की पिता की आयु, राजेश की आयु, राजेश के पिता की आयु की, पिता की, तो जैसे 3/5 है, तो जिसकी बोल रहा होता है वो नीचे वाला जो होता है ना, जैसे राजेश के पिता की, तो नीचे वाला जो रेशियो होता है वही रेशियो उन्हीं का होगा, पिताजी का। तो पिता की और 3/5, तो 5 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। और वैसे भी रेशियो से पता कर सकते हैं, जिस जो एज में बड़े होंगे उनका जो रेशियो होगा वो बड़ा ही होगा। ठीक है, 3 5। अब आपको करना है, अब देखो राजेश किस में है, दूसरे में, पिताजी तो एक ही में थे, मतलब राजेश के साथ उनकी पिताजी की आयु का रेशियो था, लेकिन अगर कहीं आप देखो क्वेश्चन में पिताजी का रेशियो नहीं है, पर फिर आगे क्या है, राजेश का, आप देखो राजेश की बेटी और राजेश की पत्नी का है, राजेश की पत्नी और राजेश की आयु का है, तो क्या है, राजेश की पत्नी राजेश की आयु की 3/4, तो क्या है, राजेश की आयु, तो देखो 3/4 है, तो राजेश की आयु की, तो राजेश की आयु 4 रखेंगे यहाँ, और पत्नी की आयु 3 हो जाएगी, यहाँ पत्नी लिख दो, पत्नी हो गई यहाँ। ठीक है, ये 3 हो गई। अब राजेश का रेशियो 2, एक बार 3 एक बार 4 आ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 करोगे, यहाँ 3 करोगे, यहाँ 3 करोगे और यहाँ 4 करोगे। अब देखो एग्जैक्ट रेशियो के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखो ये आ जाता है 20, एग्जैक्ट रेशियो है ये, 4 × 12 और ये 9, ये एग्जैक्ट रेशियो आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एज नहीं है, रेशियो है। अब जो 20 हम बोल रहे हैं पिताजी की, लेकिन पिताजी की तो एग्जैक्ट तो 60 ईयर है, 60 ईयर है एज, तो आप कहोगे कि 3 का मल्टीप्लाई करके आएगा, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करके आएगा, तो जो आप इनकी पत्नी की एज बोल रहे हो ये भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 ईयर की हो जाएंगी। क्योंकि राजेश की बेटी की आयु आपसे पूछी गई है, तो बेटी की आयु क्या है, उनकी पत्नी की आयु की 1/3 है, पत्नी ही छोटी है, 27 ईयर है पत्नी, उनका 1/3 जब करोगे तो 9 आ जाएगा। तो राजेश की बेटी कितनी साल की हो जाएगी, आपकी 9 साल की हो जाएगी राजेश की बेटी।
तो बेटी की एज कितनी हो जाएगी? 9 साल। 9 साल हो जाएगी राजेश की बेटी की आयु। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि पहले कौन कौन से रेशियो लेने थे। रेशियो कई सारे थे, पर किस रेशियो को सबसे पहले रखना था। ठीक है, देखिए आप कह रहे हो कि आप जो x है वो 0 90 के बीच का एंगल है, और आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स को सरल करने के लिए दिया, रूट में है ये। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस सेम यही इक्वेशन हो रही है आपके पास, रूट में कॉस से साइन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे सॉल्व करना है। जैसे आपने कहा रूट ये होता है 1 प्लस सी, यहाँ हो जाता है 1 माइनस सी। सी किसको रख रहे हैं हम? कॉस को। तो आप क्या करोगे? 1 प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सी का मल्टीप्लाई दोनों जगह। ठीक है, आप कहोगे 1 प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर आप उधर कॉस स्क्वायर को इधर ले गए तो आपका साइन स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से ये क्या था आपका? हमने निकाल लिया साइन स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकाला है इसमें? साइन स्क्वायर निकाला है। ये निकालना नहीं था, ये बस बताया गया है आपको, वहां नहीं करने बैठना है ऐसे। ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर, ये होता है आपका साइन स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा, आप देखोगे ये 1 प्लस सी है, उसके नीचे एस है, तो 1 अपॉन एस प्लस सी अपॉन एस। 1 अपॉन एस क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, आपका होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो जाता है कॉसेक एक्स हो जाएगा, और कॉस बट्टे साइन ये होता है कॉट, कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। बाकी किसी ऑप्शन में ये नहीं आएगा। तो इजी है, थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे क्योंकि समझाना था तो बड़ा किया। देखिए आप, एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको 140 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए, आप देखिए, सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके। तो आपको बताया समचतुर्भुज का परिमाप 140 है, यानी कि ये अगर साइड ए रही होगी, ये भी ए रही होगी, ये भी ए रही होगी, और ये भी ए रही होगी। सारी अगर साइड ए रही होंगी तो 4a, और यही परिमाप किसके बराबर है? 140 के बराबर है। तो ए की वैल्यू जो निकल के आएगी, तो 4×3 = 12, और 4×6 = 24, और 5.5 36.5 निकल के आएगी। तो जो साइड निकल के आएगी वो कितनी आएगी? आप कहोगे ये आई है 36.5 की निकल के आई है। ठीक है, अब इसके विकर्ण और बना लो। विकर्ण क्यों बनाने हैं? क्योंकि एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है। आपने कहा एक विकर्ण अगर 55 का है तो 55 बट्टे आपको आधा करना पड़ता है। आपको पता है कि आधी लंबाई, क्योंकि हमें पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हमें क्या करना है? हाफ लेना है। 55 का हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27.5। क्लियर है? 27.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 27.5, और ये हो जाएगा 36.5। अब आपको ये निकालना है, ये हाफ निकालना है। सपोज ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, ये ओ है। तो आपने कहा कि देखो, हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होगी वो क्या करेगा? 36.5 का अगर स्क्वायर करोगे और आप माइनस के 27.5 को यहाँ स्क्वायर कर दोगे, तो आपके पास जो निकल के आएगा ए ओ का स्क्वायर निकल के आएगा। तो आप कहोगे कि एक ब्रैकेट में 36.5 प्लस 27.5 रखोगे, एक में 36.5 और माइनस 27.5 रखोगे। आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो देखो, शॉर्ट करते इतना लंबा लिखते नहीं है, कोशिश करो मन में करने की। देखो, जीरो हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, 6 और 7, 7×7 = 14 का 4 हो जाएगा, और एक, 3×1 = 4, 5×6 यानी कि 64 निकल के आएगा। तो एक तो निकल के आएगा 64। एक देखो, आपका 0.5 से 0.5 कट ही जाएगा, 36 है, आप 27, 28, 29, 30, यानी कि 9 निकल के आएगा। ये निकल के आएगा 9। तो ए का स्क्वायर निकल के आएगा ये, तो ए निकल के जो आएगा वो आएगा आपका 3 और 4, 3, और ये हो जाएगा आपका 8।
8 64 होता है ना, तो 8 64 3 का 9, तो 8 24। ये अगर 24 निकल के आया है यहां तक, अगर इसका शॉर्ट वाला पार्ट यानी कि ये 24 है तो ये भी 24 रहा होगा, ये दोनों 24 रहे होंगे। तो टोटल आपके पास एसी क्या बन जाएगा, आपके पास एसी जो बनेगा, आपके पास जो एसी आएगा, एसी आएगा आपके पास 48। तो आप देखोगे जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2, 1/48 है, और एक क्या है 55 है। तो आप क्या करोगे, 2 से करोगे, 2 और 4, ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये 24 आ जाएगा। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल है 6 7 8, 8 माइनस 4 ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 1 3 माइनस 5 6 7 8, ये भी नहीं होगा। और आप देखोगे कि देखो 4 5 6, 6 माइनस 6 ये हो जाता है, और ये 2 1 3 माइनस 3 0, ये भी 3, ये भी हो जाता है। ठीक है, आपके पास नीचे के जो दो ऑप्शन है वो दोनों ही 11 के मल्टीपल बन रहे हैं, 11 के मल्टीपल बन रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन देखो आप देखो, 4 6 24, 4 से भी कटना चाहिए, 4 6 24 25 26, 2 और 4, 4 6 24, तो ये भी कट रहे हैं। ठीक है, दोनों ही 4 से कट रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कहोगे ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 55। तो देखो, तो 4 पन का 20, 4 पन 20 का 0, और ये गया 2, और 2 पन 10, और ये हो जाएगा 4 पन 20, तो ये हो जाएगा आपका 2, और गया 3, और 2 पन 10, 11 12 13, तो 1320, 1320 आपका आंसर आ जाएगा, 1320 आपका आंसर आ जाएगा, 1320 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, आपको देखो क्या दे रखा था, आपको परिमाप दे रखा था, आपने साइड निकाल ली। साइड के बाद आपने कहा, क्या कहा कि आपने कहा एक बिकट 55 का है, तो आधा बिकट जो होगा वो 27.5 का। वो क्यों आधा कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री का अगर यहाँ एंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर देंगे, आधा बिकट निकाल देंगे। आधा बिकट आपने एओ निकाला, तो एसी पूरा बिकट है, तो पूरा बिकट 48 हो जाएगा। आपको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 बिकटों का मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बड़ा क्वेश्चन ही था, छोटा क्वेश्चन था नहीं। देखो, और इवन हमने इजी बना दिया है इसे, इसकी कैलकुलेशन हमने क्या किया है, पूरी कैलकुलेशन ना करके हमने क्या किया, a प्लस बी ए माइनस बी से इसकी कैलकुलेशन भी इजी कर दी। अदरवाइज तुम उसको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते तो नर्वसनेस में इसका पूरा पूरा स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे होते, तो वो चीजें नहीं करनी है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा तो इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा x+1 और x-1 और x² को सरल करना है, टोटल को सरल करना है। तो आपने कहा देखो, आप अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x की वैल्यू 1 नहीं रखनी, 1 से थोड़ी बड़ी रख के 2 रख के देखो, 2 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 2 दूनी 4 - 1, ये 3 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अब ये 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा। ये देखो, ये 16 यही हो रहा है, ये 2 4 4 8 हो रहा है। ये अब ये तो देखो कितना आगे निकल गया 15 से, ये तो होगा ही नहीं। ये हो जाएगा 16 माइनस के 1, ये हो जाएगा 5, 15 कितना हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 ही आपका आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 था। तो आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको क्या करना था, वैल्यू पुटिंग करनी थी, और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा सेल के दौरान 15,1,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, छूटों के बाद उसको कितने में बेचा गया था। आपने कहा कि देखो 1500, अगर इतने की कोई चीज थी, तुमने 5% का डिस्काउंट दिया तो 95 में बेची है, 95 बट्टे 100 हो जाएगा। आपने कहा कि 12% की छूट दी है तो 88 में बेची है, तो आपने कहा ये भी बट्टे 100 हो जाएगा, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 से 5 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 पन 20 हो जाएगा, और 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 से 5 एकन 5 हो जाएगा, और पनम 45 हो जाएगा। तो 22 यानी कि 11 का मल्टीपल है। आप देखो 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 5 6 3 2 5, ये नहीं होगा, ये 6 7 माइनस 6, ये भी नहीं होगा, 3 और 1 4, और 4 5 6, ये भी नहीं होगा, 5 1 6 माइनस 4 5 6, ये भी, ये 6 - 6 ये बन रहा है। तो
तो 1254, 1254 थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना, 1254 यही आपका आंसर आने वाला है, 1254 यही आंसर आएगा, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल से आपने देखा कि ये आपका ऑप्शन एक ही बन रहा है। ठीक है, आप देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों में समुच्चय का अध्ययन करो और लिखित क्रम में सही बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों पता करने हैं आपको। ठीक है, तो देखो आप यहां से देखो, सबसे पहले बहुलक बताइए। 8 1 2 3, 8 3 बार आ रहा है, 9 1 2 3 4, 9 4 बार आ रहा है। तो देखो ये दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शंस हैं। आपने कहा कि दूसरे नंबर पे माध्यिका बतानी है, तो आप अरेंज करो इनको। सबसे पहले क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, 5 7, फिर लिखोगे आप 8, 1 2 और 3 बार, फिर 8 के बाद क्या आ रहा है आपका 9, तो 1 2 3 और 4, कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1/2 यानी कि 5, क्या है आपका पांचवा नंबर, 1 2 3 4 5, तो 8 आ रहा है। तो आपके पास 9 के बाद 9 है, यहाँ 9 9 9 और 9 8 8 है, तो 8 आपको पता पड़ चुका है कि 9 और 8 आ गया है। अब माध्य 8 ही आएगा, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना। ऑप्शन से आपको 2 से ही पता पड़ गया, माध्य निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू उसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। टंकी टंकी खाली होने पर यदि पाइप पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाता है और 12 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी में पानी भरने में क्यू को कितना समय लगा। तो आपने कहा कि देखो पी और क्यू दो है, आप इसने 28 मिनट में भर पा रहा है और ये आपका 35 मिनट में भर पा रहा है। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 और 7 पन 35, तो 5 चौक 20, 2 सत्ते 14, यानी कि 1140 इतना आ जाएगा। देखो 7 पन 35, तो 4 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाता है और 12 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो 5 6 7 8 9, 9 को अगर 9 यूनिट के हिसाब से 12, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 12 नंबर 108, 108 अगर आ गया तो बचा आपका 32, 32 बचा, 32 यूनिट पानी और भरना था, 32 यूनिट पानी और भरना था। आपने कहा अगर 32 भरना था, अगर क्यू छोड़ के जा चुका है, क्यू को अगर बंद कर दिया गया है, नहीं क्यू से ही निकालना है, सॉरी, पी को बंद कर दिया गया है, पी को बंद कर दिया गया है, तो इसको तो 4 से निकालना है, तो 4 8 32, तो 8 आ जाएगा, 8 मिनट। और आपसे पूछा है कि तो शेष टंकी को, तो यानी कि यही 32 को भरने में क्यू को कितना टाइम लगा, तो 8 मिनट लगे, 8 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका जो भी करा दिया था। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, लास्ट क्वेश्चन हम आपको खुद से करने के लिए देते हैं। सेशन में बहुत मेहनत लगती है, हम थक चुके हैं बोलते बोलते, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो क्लास को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए और मिलते रहिए इसी तरीके से। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।